नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें आप जानते हैं हम उत्तराखंड की इम्पोर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। धामी जी की पुस्तक हमारी यहाँ पे चल रही है और आज हम 22वीं क्लास इस सीरीज़ की कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, रवाई परगने को किस वर्ष टिहरी में शामिल किया गया था? देखिए, जो रवाई क्षेत्र था जहां पर बाद में जाकर के रवाई कांड भी होता है, पहले ये टिहरी रियासत में शामिल नहीं था। जब टिहरी रियासत की स्थापना होती है 1815 में, इसको टिहरी रियासत में कब शामिल किया गया? रवाई परगने को इसे शामिल किया गया 1824 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। लास्ट वीडियो में हमने गढ़वाल के प्रमुख जो गोरखा सरदार थे उनके सवालों को देखा और फिर टिहरी रियासत की शुरुआत करी थी, जिसमें सुदर्शन शाह के सवालों को देखा। सुदर्शन शाह से रिलेटेड ही एक आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। रवाई परगना ये टिहरी रियासत में बाद में जुड़ा, 1824 में जुड़ा। ठीक है। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि सुदर्शन शाह ने टिहरी में अंग्रेजों के जैसे दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना करी। इसी के तहत उन्होंने छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी, सरसरी न्यायालय, कलेक्टरी न्यायालय, इस प्रकार के न्यायालय भी बनाए थे। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, टिहरी में खासकर जो जौनपुर रवाई वाला इलाका है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है जो मछली पकड़ने के लिए फेमस है, मौड़ मेला। इसकी शुरुआत भी मानी जाती है कि सुदर्शन शाह के काल में हुई। हालांकि कुछ ऐसी जानकारी भी है कि काफी पुराना मेला है, प्राचीन समय से लगता है, लेकिन यह भी माना जाता है कि इसकी शुरुआत भी सुदर्शन शाह के द्वारा ही करी गई थी। ठीक है। अगला, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, सुदर्शन शाह ने फ्रेडरिक विल्सन को वन भूमि पट्टे पर दी थी। वन भूमि को, जंगली भूमि को, वनों को ठेके पर, वनों को पट्टे पर देने का काम सुदर्शन शाह ने किया था और फ्रेडरिक विल्सन को दिया था। पहला बिल्कुल सही है। 1840 के आसपास सुदर्शन शाह ने 4000 रुपए सालाना के रकम पर विल्सन को टिहरी के वन यहाँ पे ठेके पे दिए थे। जल मार्ग से लकड़ियों की ढुलाई इसी ने शुरू करी थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। विल्सन को यहाँ से जो वन थे वो प्राप्त हो गए थे। ये यहाँ से काफ़ी लकड़ियों को काटता, पेड़ों को काटता और फिर उनको नीचे इलाकों में पहुँचाने के लिए इसको काफ़ी मैन पावर लगती थी। इसने इसका एक आसान तरीका खोजा कि नदियों में ये बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों को फेंक देता, जिससे आगे जाकर इसके जो आदमी लोग होते थे वो पकड़ लेते थे। तो जल मार्ग से लकड़ियों की ढुलाई किसके द्वारा शुरू करी गई राज्य में? फ्रेडरिक विल्सन ने करी थी। इसके माध्यम से इसके काफ़ी पैसे बचे, बहुत ज़्यादा अमीर ये उस समय यहाँ पे हो गया था। यहाँ तक इसके बारे में कहा जाता है कि इसने अपने नाम के सिक्के यहाँ पे चलाए थे और इसे राजा विल्सन कहा जाता था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अंग्रेज अधिकारी था। इसको लेकर के सारे कथन आपके सही हैं। काफ़ी आमदनी इसकी यहाँ पे हुई और अपने नाम के सिक्के इसने चलाए थे। ठीक है। सुदर्शन शाह द्वारा कितने खंडों में सभासार नामक ग्रंथ की रचना करी गई? देखिए, सभासार किसकी रचना है? पहला क्वेश्चन तो ये आएगा। किस भाषा में इसको लिखा गया है? ध्यान रखेंगे, यह रचना सुदर्शन शाह ने ब्रज भाषा में करी थी। और कितने खंड में इसको लिखा? 7 खंडों में लिखा। तो सुदर्शन शाह के द्वारा रचित सभासार कितनी खंडों में है? 7 खंड में। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। सुदर्शन शाह ने इस रचना में खुद के लिए क्या कहा गया है? सुदर्शन शाह को सूरत कवि, यानी उसने खुद के लिए सूरत कवि का इस्तेमाल किया है। ठीक है। इसके अंदर बेसिकली देव स्तुति, नीति श्रृंगार, इसके अलावा अलग अलग कविताएं भी यहाँ पे मिलती हैं। यह एक प्रकार का मुक्तक काव्य है, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाएगा, कितने खंडों में करी, किस नाम से करी, किस भाषा में करी, ये सब ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा किस वर्ष करी तो 1828 को भी ध्यान आपने रख लेना है। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, सुदर्शन शाह ने सभासार की रचना ब्रज भाषा में करी थी। पहला बिल्कुल सही है। हमने अभी इसके फैक्टों को ऊपर देखा यहाँ पे।
सभा सार में इन्होंने स्वयं को राजा सुदर्शन कहा है, गलत हो जाएगा। क्या नाम इनका आया है इसमें? इन्होंने स्वयं के लिए सूरत कवि कहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोरखवाणी भी सुदर्शन शाह की रचना है। यह एक गढ़वाली रचना है, गढ़वाली भाषा की पहली पुस्तक इसे माना जाता है, कुछ इतिहास स्रोतों में इसे कहा गया है। याद रखेंगे ये किसकी रचना है, ये भी सुदर्शन शाह की रचना है। यहां पर पूछा है कौन कौन से सही है, पहला सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। सुदर्शन शाह के दरबार में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट जो रचनाकार थे वो रहे, जिन्होंने कई इंपॉर्टेंट रचनाएं करी। जैसे कुमुदानंद, ये एक व्यक्ति थे, सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। इन्होंने सुदर्शन उदय काव्य जो ग्रंथ है उसको लिखा था। रामदत्त बहुगुणा, ये भी सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। प्रद्युमन शाह की प्रशस्ति लेख इन्होंने लिखी है प्रद्युमन उदय के नाम से, ठीक है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध ज्योतिषी वासवानंद, ये भी सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। प्रश्न सिंधु नामक रचना उन्होंने करी थी। हरिदत्त शर्मा, ये भी सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। इन्होंने सभाभूषण, विष्णु स्मृति, रामायण दीपिका, कामदूत काव्य, इसके अलावा भोज्यवली, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? हरिदत्त शर्मा की हैं। किसके काल में थे ये? सुदर्शन शाह के। गुमानी पंत भी कुछ समय सुदर्शन शाह के दरबार में रहे थे, ठीक है। इसके अलावा जो मौला राम के पुत्र थे, जैसे अजब राम और ज्वाला राम, ये मौला राम के पुत्र थे। कहा जाता है ये भी कुछ समय सुदर्शन शाह के काल में उसके दरबार में रहे थे, ठीक है। अगला, प्रसिद्ध चित्रकार चैतू और माणकू किसके दरबार में रहते थे? अभी हमने जो विद्वान थे सुदर्शन शाह के दरबार में, उनके नाम यहाँ पे देखे। उन्हीं विद्वानों में दो फेमस चित्रकार भी थे, एक था चैतू और एक था माणकू। चैतू और माणकू किसके दरबारी चित्रकार थे? ये थे सुदर्शन शाह के। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, सुदर्शन शाह से संबंधित निम्न कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, सुदर्शन शाह एक धार्मिक व्यक्ति था। उसने बाड़ाहाट, चंद्रबदनी आदि स्थलों के देव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पहला आपका बिल्कुल सही है। जो सुदर्शन शाह थे काफी धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, कई सारे मंदिरों का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। इनकी पत्नी के द्वारा जो गुप्त काशी में विश्वनाथ मंदिर था उनका जीर्णोद्धार करवाया गया। काफी सारे मंदिरों का इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। बद्री विशाल पर उसकी अपार आस्था थी और प्रजा उसे बुलांदा बद्रीनाथ कहती थी, यानी उनका दूत कह के या उनके प्रतिनिधि के रूप में इनको मानती थी। ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी नरेशों की उपाधि क्या थी? तो टिहरी के राजाओं को बुलांदा बद्रीश या बुलांदा बद्रीनाथ कहा जाता था, ठीक है। कहां से ये शुरू हुआ? सुदर्शन शाह के काल से। सुदर्शन दर्शन कविता मौला राम की है। इसमें उसने सुदर्शन शाह के सम्मान में लिखा था। क्या ये सही है? सुदर्शन शाह जो थे इनके साथ मौला राम के संबंध उतने अच्छे नहीं थे। मौला राम ने सुदर्शन शाह की काफी आलोचनाएं करी हैं। मौला राम को उतना सम्मान सुदर्शन शाह से नहीं मिला जितना पहले के पवार राजाओं से मिला था, जिस वजह से वे सुदर्शन शाह की काफी आलोचना करते हैं। सुदर्शन शाह की आलोचना में उन्होंने कविता लिखा जिसका नाम है सुदर्शन दर्शन कविता। यह जो सुदर्शन दर्शन है ये किसकी रचना है? मौला राम की। और इसमें उन्होंने उनकी निंदा करी है, आलोचना करी है, ना कि सम्मान। तो तीसरा वाला आपका यहां पे गलत हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा ये आपका सही है, बाकी आपके सारा जो तीसरा वाला है वो गलत है, ठीक है। अगला, सुदर्शन शाह के काल में हुए अठूर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए कुछ जगहों पर है कि अठूर विद्रोह जो है ये भवानी शाह के काल में हुआ और तब जाके रैमजे ने वहां पे 12 आना भीसी जो भू व्यवस्था थी उसको लागू किया। कुछ जगहों पर है कि यहां पर पहले सुदर्शन शाह के काल में भी हुआ था जिसे दबा दिया गया था और फिर भवानी शाह के काल में ये दोबारा से हुआ। आपने दोनों का तो नाम याद रखना ही है, जिस राजा का नाम मिल जाए उसको आपने टिक कर लेना है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि टिहरी में जो अठूर विद्रोह हुआ था, तिहाड़कर के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बद्री सिंह असवाल ने किया था। चाहे भवानी शाह का काल हो चाहे सुदर्शन शाह का, राजा अलग अलग हो सकते हैं, विकल्पों के आधार पर देखेंगे, लेकिन विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? बद्री सिंह असवाल का नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला, सुदर्शन शाह ने अपने जीवन काल में ही भवानी शाह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। क्या यह सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है।
सुदर्शन शाह के दो इंपॉर्टेंट पुत्र, जिनमें एक भवानी शाह थे और दूसरे शेर सिंह या सेठ शाह थे। ठीक है, सुदर्शन शाह ने अपने गद्दी पर रहते हुए ही लगभग 1832 के आसपास कहा जाता है, कुमाऊं कमिश्नर को पत्र लिखकर बता दिया था कि उनका उत्तराधिकारी जो होगा वो भवानी सिंह होगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, भवानी शाह होगा। ठीक है, रानी खनेटी के सहयोग से शेर शाह कुछ समय के लिए शासक बना था। जून 1859 में सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है। रानी खनेटी चाहती थी कि भवानी शाह की जगह शेर शाह गद्दी पर बैठे। तो जब सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है, उनके अंतिम संस्कार से पहले ही शेर सिंह को या शेर शाह को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। शेर शाह काफी कम समय तक गद्दी पर रहता है, 2 से 3 महीने ही ये गद्दी पर रहता है। जून 1859 में इसे बैठाया गया था। भवानी शाह फिर जो कुमाऊं का कमिश्नर था, 1859 चल रहा है, तो कमिश्नर कौन होगा? हेनरी रैमजे। रैमजे को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मैं ही वास्तविक उत्तराधिकारी हूं। हेनरी रैमजे के द्वारा यहां पर रोक लगा दी जाती है और कहा जाता है जब तक राजा का फैसला नहीं होगा, जो तहसीलदार था टिहरी का जीवानंद जोशी, उसको यहां का प्रशासक वो नियुक्त कर देता है। क्वेश्चन बन जाएगा, रैमजे ने किसको नियुक्त किया था? जीवानंद का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जून में यह सब हुआ था। सितंबर 1859 में रैमजे टिहरी में आता है, भवानी शाह को राजा घोषित करता है और अक्टूबर 1859 में वो गद्दी पर बैठ जाते हैं, राज्य अभिषेक उनका हो जाता है। तो ये पूरी कहानी है जिसको आपने याद रखना है। यहां से अब आपके सारे फैक्ट क्लियर होंगे कि किसकी मदद से गद्दी पर वो आया, फिर भवानी शाह कैसे गद्दी पर आए, और जब रोक लगी थी तो किसको प्रशासक बनाया गया था? जीवानंद को। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, सवाल बन जाएगा कि टिहरी के कौन से नरेश थे जो अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठे? सुदर्शन शाह भी अंग्रेजों की मदद से बैठे थे, लेकिन उनका राज्य उनको वापस मिला था। बाद में अंग्रेजों ने अपना हस्तक्षेप करके किसको गद्दी पर बैठाया? वो थे भवानी शाह। ठीक है, सिंहासन के लिए कलह का अंत ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से हुआ, बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा, और कौन था ब्रिटिश सरकार में उस समय? मुख्य तौर पे उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं का कमिश्नर रैमजे। रैमजे ने 1860 में टिहरी आकर सनद द्वारा भवानी शाह को राज्यभार देने की घोषणा करी। गलत हो जाएगा। अभी हमने देखा यह हुआ था 1859 में सितंबर में, अक्टूबर में तो राज्याभिषेक हो गया था, तो ये वाला गलत है। 1859 में हुआ था। ठीक है, डी गलत होगा। रैमजे ने किस वर्ष अठूर के कृषकों के लिए 12 आना बीसी की भू व्यवस्था करवाई थी? अठूर में कहा जाता है फिर से विद्रोह यहां पे होता है। सकलाना क्षेत्र के अंतर्गत ये अठूर इलाका आता था। तिहाड़ कर जो उस समय लिया जाता था, उसके खिलाफ हुआ एक किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व भी कौन करते हैं? बद्री सिंह असवाल करते हैं। और इसी आंदोलन के बाद, इसी विद्रोह के बाद हेनरी रैमजे 1861 में 12 आना बीसी व्यवस्था को लागू करते हैं, यानी 20 नाली भूमि पर 12 आना आपको टैक्स देना होगा। यह किस प्रकार का विद्रोह था? यह एक किसान आंदोलन था, कृषक विद्रोह था। मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? तो यहां पे लगने वाले तिहाड़ कर के विरुद्ध था। इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यह व्यवस्था किस वर्ष में हुई थी? अभी हमने देखा 1861। ठीक है, भवानी शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। भवानी शाह से जुड़े 3 स्टेटमेंट हैं। पहला, यह काफी चतुर और प्रशासनिक दृष्टि से मजबूत शासक था। पहला कथन आपका गलत है। जो भवानी शाह थे ये काफी सीधे सरल स्वभाव के राजा थे, उतने ज्यादा ये चतुर नहीं थे, प्रशासनिक दृष्टि से भी उतने मजबूत नहीं थे, इसलिए बार बार रैमजे को हस्तक्षेप करना पड़ा या उसको करने दिया गया। ठीक है, तो काफी सरल और सिंपल स्वभाव के व्यक्ति थे। तो यहां पे आपका पहला और तीसरा गलत है, केवल 2 वाला आपका सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला, टिहरी में पहला अंग्रेजी स्कूल किसके द्वारा खोला गया था? देखिए, टिहरी रियासत में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किसने करी थी? टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत ये प्रताप शाह ने करी थी। भवानी शाह जो थे, इनकी मृत्यु हो जाती है 1871 में। ठीक है, 1871 में गद्दी पर आते हैं प्रताप शाह। 1871 से 1886 तक उनका शासन चलता है। अपने ही शासनकाल के अंतिम वर्षों में यानी 1883 में वे टिहरी के अंदर एक स्कूल की स्थापना करते हैं जिसका नाम था एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल। ये स्कूल का नाम था, एक अंग्रेजी स्कूल था। इसीलिए सवाल आता है टिहरी के अंदर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी? तो आप प्रताप शाह का नाम लेंगे। ठीक है, बाद में इसे
प्रताप हाई स्कूल के नाम से स्थापित किया गया कीर्ति शाह के द्वारा। तो पहले ये जूनियर स्कूल था, फिर इसे हाई स्कूल बनाया कीर्ति शाह ने, और नरेंद्र शाह ने फिर इसे इंटरमीडिएट किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे टिहरी में संस्कृत शिक्षा या संस्कृत पाठशाला भवानी शाह ने बनाई देवप्रयाग में, और टिहरी में अंग्रेजी स्कूल ये खोला प्रताप शाह ने। टिहरी में जुला पैमाइश भूमि व्यवस्था किसने करवाई थी? टिहरी रियासत के अंदर जुला पैमाइश भूमि व्यवस्था को प्रताप शाह ने करवाया था। प्रताप शाह के द्वारा यहाँ पे दोबारा से भूमि बंदोबस्त करवाया जाता है। 1873 के आसपास कुछ जगहों पे दिया है कि इन्होंने जुला पैमाइश भू व्यवस्था करवाई, जिसे नज़रअंदाजी भी कहते हैं, और फिर कहा जाता है कि 1876 में दोबारा से करवाई थी। ठीक है, तो 73 से 76 के मध्य में इन्होंने ये काम किया था। अगला, प्रताप शाह ने टिहरी को कितनी पट्टियों में विभाजित किया था? राजस्व वसूली के लिए राज्य के अधिकारियों को आसानी हो, इसके लिए इन्होंने पूरी टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में बांट दिया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी पट्टियों में बांटा? 22 पट्टियों में बांटा। ठीक है, संख्या पूछ लेता है। प्रताप शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। प्रताप शाह ने शांति व्यवस्था के लिए राज्य को रवाई, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग 4 थानों में बांटा था, 22 पट्टियों में विभाजित किया। इसके अलावा राज्य को 4 थानों में यहाँ पे इन्होंने स्थापना करी, यानी इन जगहों पे, इन 4 जगहों पे थाने उन्होंने बनवाए, रवाई क्षेत्र में, टकनौर में, चिल्ला में और देवप्रयाग में। ठीक है, इसके अलावा हर एक थाने में एक एक थानेदार को नियुक्त किया, और टिहरी के अंदर पुलिस विभाग की स्थापना भी प्रताप शाह ने करी थी, इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, टिहरी में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना प्रताप शाह ने करी, ये वाला भी सही है। टिहरी के अंदर सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस, जिसे प्रताप प्रिंटिंग प्रेस कहते थे, उसे भी इन्होंने स्थापित किया था। टिहरी में पहला खैराती दवाखाना प्रताप शाह ने 1876 में खोला, ये भी बिल्कुल सही है। टिहरी के अंदर खैराती दवाखाना सबसे पहले प्रताप शाह ने ही खोला था 1876 में। बाद में नरेंद्र शाह ने भी खोला, लेकिन सबसे पहले आएगा तो प्रताप शाह। पूछा है कौन सा सही है, यहां पे आपके तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। अगला, टिहरी में प्रचलित खैण, पाला, बिसाह जैसी प्रथाओं का अंत किसने किया था? टिहरी रियासत के अंदर कुछ प्रथाएं उस समय चल रही थी। खैण प्रथा, खैण कपीणी भी इसको कहते हैं, एक प्रकार की कुली बेगार प्रथा की जैसी थी। इसके अलावा पाला प्रथा, जिसमें आपको दरबार के अंदर दूध, दही, घी ये सब लेकर जाना होता था। और बिसाह प्रथा, जिसके तहत आपको अन्न के रूप में टैक्स या फिर एक्स्ट्रा नजराना आपको वहां के भंडार में देना होता था, यानी कर जो होता था अन्न के रूप में आप जाकर जमा करवाएंगे राज्य के भंडार में। तो ये 3 उस समय जैसी प्रथाएं चल रही थी कि आप दूध दही लेकर आइए राज्य के लिए, अन्न के रूप में आप टैक्स जमा करा दीजिए भंडार में, और खैण कपीणी यानी काम करिए फ्री में, कुली बेगार जैसा। तो इन प्रथाओं को खत्म करने का काम किसने किया था? प्रताप शाह ने ही किया था। जो इनकी माता थी महारानी गुलेरिया, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। किसके द्वारा इन प्रथाओं को खत्म किया गया था? तो प्रताप शाह। किस प्रथा में क्या होता था, सवाल बन सकता है। ठीक है, प्रताप शाह द्वारा प्रताप नगर, जिसका पुराना नाम डांगधार है, इसकी स्थापना कब की गई? प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना करी थी। अपने नाम से राजधानी बनाने वाले ये पहले पवार शासक थे। इन्होंने प्रताप नगर की स्थापना 1877 में करी थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जलकूर नदी के तट पर स्थित है यह प्रताप नगर, इसे भी ध्यान रखना। हमने ऊपर देखा कि टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने खोली, टिहरी में पुलिस विभाग इन्होंने खोला, टिहरी के अंदर डाकघर, इसकी स्थापना भी इन्होंने करी थी। ठीक है, प्रताप शाह के काल में हुआ बासर ढांडक का नेतृत्व किसने किया था? बेसिकली टिहरी में ढांडक शब्द जो होता था यह आंदोलनों के लिए इस्तेमाल होता था। तो बासर आंदोलन जो था यह किसके नेतृत्व में हुआ? यह हुआ था लक्ष्मू खटेत के नेतृत्व में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। बेसिकली लक्ष्मू कटहत का जो आंदोलन था वो राजा के खिलाफ नहीं था, राजा के अधिकारियों के खिलाफ था कि जो अधिकारी हैं काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट हैं, अलग अलग प्रकार के टैक्स ये वसूल करते हैं, जनता का शोषण करते हैं, यानी उनकी जो मनमानियाँ थी उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि जहरीली शराब देकर इनको उन्हीं अधिकारियों के द्वारा मार दिया गया था। तो लक्ष्मू कटहत कौन है? तो इन्होंने बासर आंदोलन यानी बासर ढांडक का नेतृत्व किया। यह आंदोलन जो वैसे अधिकारी थे
भ्रष्ट अधिकारी थे, मनमानी वाले अधिकारी थे, उनके विरुद्ध था और इन्हीं को फिर जहरीली शराब देकर मारा गया था। ठीक है। टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी थी? अभी हमने ऊपर देखा टिहरी में पुलिस विभाग प्रताप शाह ने बनाया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। रानी गुलेरिया ने प्रारंभ में निम्न में से किसे कीर्ति शाह का संरक्षक नियुक्त किया था? देखिए, जो प्रताप शाह थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के समय जो कीर्ति शाह थे उनकी उम्र काफी कम थी, यानी 13 साल के आसपास उनकी उम्र उस समय थी। 1886-87 में उनकी मृत्यु होती है प्रताप शाह की और 1874 का जन्म था कीर्ति शाह का, तो काफी कम उम्र इनकी थी। इनकी संरक्षिका के रूप में रानी गुलेरिया को जाना जाता है, लेकिन रानी गुलेरिया डायरेक्ट इनकी संरक्षिका नहीं बनी थी। रानी गुलेरिया ने इनके लिए इनका जो संरक्षण बनाया था इनके चाचा विक्रम शाह को बनाया था, लेकिन विक्रम शाह जो थे एक अयोग्य व्यक्ति थे। इनकी अकुशलता से जनता काफी ज्यादा परेशान थी, अधिकारी परेशान थे, तो 1 साल के अंदर इनको हटा दिया गया और फिर संरक्षिका बनती है रानी गुलेरिया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। रानी गुलेरिया को लेकर के 2-3 सवाल आपसे और बनते हैं। 1891 के अंदर जब संयुक्त प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वहां का एल्फ्रेड कॉल्विन, वो खुद टिहरी आया था और रानी के प्रशासन की तारीफ उसने करी थी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इन्होंने रानी गुलेरिया ने अपने आभूषणों को बेचकर राजधानी में बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर, रंगनाथ मंदिर, गंगा माता मंदिर, इन 4 मंदिरों को बनवाया था। किस रानी के बारे में यह कहा जाता है? तो आप कहेंगे रानी गुलेरिया। ठीक है। इतना ही नहीं, रानी गुलेरिया ने 1892 में कीर्ति शाह को गद्दी पर बैठा दिया था, यानी उनको सारी शक्तियां वापस लौटा दी थी उनकी। वर्ष 1900 में कीर्ति शाह यूरोप दौरे पे जाते हैं और 1924 में नरेंद्र शाह यूरोप दौरे पे जाते हैं। इन दोनों ही अवसरों पे रानी गुलेरिया ने ही गद्दी संभाली थी उनकी अनुपस्थिति में। ठीक है। कीर्ति शाह द्वारा किस वर्ष टिहरी में कैंपबेल बोर्डिंग हाउस की स्थापना करी गई? पहला सवाल तो यही है, टिहरी में कैंपबेल बोर्डिंग हाउस किसने बनाया? यह बनाया था कीर्ति शाह ने। किस वर्ष में बनाया? तो 1907 में बनाया। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कीर्ति शाह के द्वारा 1907 में टिहरी के अंदर कैंपबेल बोर्डिंग हाउस बनाया गया। इसके अलावा कीर्ति शाह ने 1909 में टिहरी में हेबेट संस्कृत पाठशाला भी खोली। श्रीनगर के अंदर जो छात्रावास था, राजकीय छात्रावास, उसके निर्माण के लिए 13,000 रुपए भी इन्होंने दान में दिए। इसके अलावा कीर्ति शाह ने तारा दत्त गेरोला, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, काफी सवाल इनसे आते हैं, इनको अपना विधि परामर्शदाता यानी कानूनी सलाहकार भी बनाया था। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा कीर्ति शाह के निजी सचिव कौन थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, भवानी दत्त उनियाल, इनका नाम भी याद रखेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने टिहरी के राजाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने भवानी शाह से, प्रताप शाह से सवालों को कवर किया और साथ में कीर्ति शाह से जुड़े सवालों की शुरुआत हमने यहाँ पे करी। अगली वीडियो में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और राजाओं से जुड़े जो दूसरे सवाल है उनको देखेंगे, पवार प्रशासन को यहाँ पे देखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।